बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 9 साइंस ग्रुप इंग्लिश का पेपर। और इस पेपर का मैं आपको ग्रामर पोर्शन जो है वो तकरीबन आधा आपको करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं उससे आगे का करवाने वाली हूँ। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मैंने आपको करवा दिया था और अब मैं आगे का करवाऊँगी। चेंज नरेशन वाइज करवाना है मुझे आज, और इसके अलावा मैं आपको एक और एक्सरसाइज है वो करवा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इंग्लिश का पेपर आपके सामने है, मैंने आपको MCQs करवा दिए थे। ये पेज 2 सेकेंड पेज है। ये इसमें हमने क्वेश्चन 3 डू एज डायरेक्टेड शुरू किया था, जिसमें हमने ये 1 to 16, यहाँ 16 नंबर है, यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, इसमें यानी कि चेंज द वॉइस ये हम कर चुके हैं पूरा। और अब आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इसके बाद वाला चेंज द नरेशन। ठीक है, तो ये इसमें आपने करना क्या है कि डायरेक्ट अगर आपको दिया हुआ है डायरेक्ट वॉइस तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और अगर इनडायरेक्ट में है तो उससे डायरेक्ट में चेंज करना है। इसमें चेंज द नरेशन में फर्स्ट है ही सेड आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। अब ये आप देखें इन्वर्टेड कॉमास में है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट नरेशन में है, इसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, पर ये कंटिन्यूस का जुमला नज़र आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है, आई वॉज ईटिंग लिखा हुआ है। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा कि आई की जगह ही आ जाएगा। ठीक है, ही सेड, ही वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज वैसे ही रहेगा, और वॉज के साथ आप बीइंग लगा देंगे। ठीक है, समझ लें कि यहाँ पर ING लगा हुआ है तो ये ING बी के साथ लग जाएगा, BEING हो जाएगा। आई दैट ही वॉज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ईट क्या है, वर्ब है तो ईटन हो जाएगा। तो ही वॉज बीइंग ईटन अ मैंगो। इस तरह से आपने चेंज करना है। नंबर है 17, और यहाँ आप लिखेंगे, पेपर में भी आपने इसी तरह लिखना है। ठीक है, उतारना नहीं होता है, आपने सिर्फ नंबर सही डालना होता है और आपने इसको लिखना होता है सही। तो यहाँ he said that he was being eaten, थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, eaten a mango। इस तरह से चेंज करेंगे। अब इसके बाद फिर इसके बाद है द टीचर सेड टू मी विल यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, विल यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि द टीचर आस्क मी इफ़ आई वुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मी है तो यहाँ पर यू क्या है, यू जो है वो आई में चेंज हो जाएगा। तो इफ़ आई वुड प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। ठीक है, विल जो है वुड में चेंज होगा और आई को हम पहले लिखेंगे वुड से। ये 18 है। द टीचर आस्क मी इफ़, अब दैट की जगह दैट नहीं आएगा, इफ़ आएगा। ठीक है, तो इफ़ आई वुड प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। अब इसके बाद है द टीचर एडवाइज हिज प्यूपिल्स टू ओबे देयर पेरेंट्स। तो इसमें इसको आपने क्या करना है, अब यहाँ देखें आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो ये जो है इनडायरेक्ट का जुमला है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हम जब डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टीचर सेड टू हिज प्यूपिल्स, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे यू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, यू ओबे योर पेरेंट्स, ये हो जाएगा। द टीचर सेड टू
said to his pupils, comma, you obey your parents. You obey your parents. ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू हर, कैन यू सॉल्व दिस सम नाउ। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में है, ये डायरेक्ट नरेशन को शो कर रहा है। आप यहाँ लिखेंगे कि द टीचर आस्क्ड हर हो जाएगा, और उसके बाद लगेगा कि इफ़, ये कैन है, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैन कुड में चेंज जाता है, तो कैन कुड के साथ इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस जुमले में हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे विल वाले जुमले में हमने इफ़ लगाया था, इसी तरह यहाँ भी इफ़ लगेगा। इफ़ शी कुड सॉल्व दैट सम देन। ठीक है, तो इसमें बहुत देख के करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को नज़र में रखना पड़ता है। ठीक, इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे द टीचर asked her if she can, could में चेंज होगा, if she could solve this sum की जगह that sum आएगा, that sum, now की जगह then। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, ये गलती से मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी मैंने गलती से लगा दिया है। ठीक है, जब इफ़ आ गया तो जुमले का जो है वो बदल गया है, अब इसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। सही, तो अब आगे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है, ही सेड पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी होगा तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते, वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, जैसे स्काई इज़ ब्लू या इस टाइप के कोई भी जुमला, ऐसा जुमला जो कि यूनिवर्सल ट्रू हो, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, तो यहाँ आप सिर्फ जो है इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे और दैट लगा देंगे। ही सेड दैट पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री। तो यहाँ लिखेंगे ही सेड दैट पाकिस्तान is an Islamic country। अब इसके बाद नेक्स्ट है, द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई रिसाइटेड द होली कुरान, डेली। अब देखें यहाँ पर इफ़ आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब, तो यहाँ आप देखें इस जुमले में इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट का जुमला है, इसको आपने डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। इफ़ हम वहीं लगाते हैं जहाँ पर कैन, विल, इस तरह का जुमले में आता हो। ठीक है, और टीचर जो है वो पूछ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये सवालिया है, तो इसके अंदर वह है, लेकिन वुड या कुड ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट में, तो आप विल या कैन नहीं लगा सकते। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। रिसाइटेड सेकंड फॉर्म आ रही है। इफ़ आई रिसाइटेड, तो इसको जब आप चेंज करेंगे, तो जब भी हम सवालिया बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, अगर पास्ट टेंस का जुमला होता है तो डिड लगाते हैं, और अगर प्रेजेंट का हो तो डू या डज लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको लेंगे डिड आई। ठीक है, ये हो जाएगा डिड यू रिसाइटेड द होली कुरान डेली। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। टीचर सेड टू मी, अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है आगे से। इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे डिड यू, और सॉरी यहाँ पर कैपिटल डी आएगा। ठीक है, अब ये बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, डिड कैपिटल होगा, डी कैपिटल डी लगाएंगे, डिड यू
अब आई की जगह क्या आएगा, यू, राइट। यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिड यू रिसाइट द होली कुरान, होली कुरान, एच भी कैपिटल है, होली कुरान डेली, क्वेश्चन मार्क, और आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। सही, तो ये इस तरह से होगा। और यहाँ पर देखें, जब आपने यहाँ पर डिड लगा लिया है तो डिड या डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो रिसाइटेड की जगह रिसाइट हो जाएगा। इसके बाद है ये 23। यहाँ पर आपने क्या करना है, पंक्चुएट करना है इस जुमले को। आई वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे मार्च 15, 2000। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, पंक्चुएट करना है। तो ये भी मैं आपको करवा देती हूँ। इसे पंक्चुएट करना है, आई कैपिटल आएगा, आई वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे, मार्च का एम जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, मार्च 15, एम जो है वो कैपिटल आएगा मार्च का, और 15 के बाद कॉमा, 2000 फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू स्टेशन। ये देखिए आप, इंटरोगेटिव जुमला है, पंक्चुएट करना है इसको भी, पंक्चुएट द सेंटेंस। तो यहाँ पर द टी जो है स्टार्ट में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ये डायरेक्ट का जुमला है तो यहाँ पर कॉमा आएगा। तो ये मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगी। टी जो है वो कैपिटल आएगा, द ट्रैवलर सेड, कॉमा, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, कैन यू टेल मी द वे टू स्टेशन, टू स्टेशन। आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मंडे लास्ट। तो यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर सिंस आएगा। सिंस क्यों, इसलिए कि इसमें जुमले में क्या कह रहे हैं कि फीवर जो है उसे पिछले मंडे से स्टार्ट हुआ, लास्ट मंडे से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर सिंस जो है वो शो करता है कि कोई चीज़ कब स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर सिंस मंडे लास्ट आएगा। ये प्रीपोजिशन आपने यहाँ पर लगाना था सूटेबल सा। फिर ही पुट डैश अ न्यू शर्ट, यहाँ भी प्रीपोजिशन लगाना है, तो ही पुट ऑन अ न्यू शर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है ही लाइक्स टू ईट एप्पल्स, शी इज़ फाउंड ऑफ ग्रेप्स। ये कंपाउंड सेंटेंस आपने बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 क्लॉज हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड लगाएंगे, एंड से जुमले को जोड़ देंगे। ही लाइक्स टू ईट एप्पल्स, फुल स्टॉप ख़त्म हो जाएगा, एंड शी इज़ फाउंड ऑफ ग्रेप्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके आपने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पर पहला क्या है, हे, हाउ आर यू डूइंग। हे जो है वो क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेशन से मुराद है कि बेख्तियार जो आपके मुँह से निकल जाए, जैसे खुशी की हालत में हुर्रे और गम की हालत में हे, अलास। तो ये जो है इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं इंटरजेक्शन में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन ये कौन से, हे जो है वो किसको शो कर रहा है, इंटरजेक्शन को। तो आगे यहाँ लिख देंगे इंटरजेक्शन। फिर सेकंड है, यू कैन चूज़ व्हाट मूवी वी वॉच बिकॉज आई चूज़ द लास्ट टाइम। यहाँ पर बिकॉज लगा हुआ है, ठीक है, 2 जुमलों को जोड़ना है। तो ये बिकॉज किसको शो कर रहा है, यहाँ पर बिकॉज जो है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, कंजक्शन में, ठीक है। तो कंजक्शन लिखेंगे इसमें। फिर द प्ले वॉज फैंटास्टिक, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, प्ले क्या है, वर्ब। आई लेफ्ट द कप ऑन द किचन काउंटर, तो यहाँ पर ऑन जो है प्रीपोजिशन है। आई हैव ऑलरेडी चेक ट्वाइस, चेक क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर वर्ब लिख लीजिएगा। और स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग भी वर्ब है। वर्ब क्या करता है, काम को शो कर रहा होता है। चेक करना जैसे काम है, खेलना और स्मोकिंग करना, तो ये सब वर्ब में आता है। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट
व्हेन आई एंटर द क्लासरूम। एवरीबडी नाउन है, यहाँ पर नाउन को शो कर रहा है, कॉमन नाउन। हैव अबाउट, अच्छा, हैव अबाउट इनफ चेयर्स। चेयर्स क्या है, नाउन है और नाउन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है इनफ, तो ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या है, इस तरह से एडजेक्टिव है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन की खुसूसियत को जाहिर करे। तो यहाँ चेयर्स जो है नाउन है और इनफ जो है वो उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब एडजेक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो सकती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, ठीक है। तो ये जो है चेयर्स की क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा, एडजेक्टिव। आई वॉन्ट टू गो नाउ। नाउ क्या है, प्रेपोजिशन। मेसन्स बिल्ड हाउसेज, तो मेसन्स जो है वो नाम है, इसको नाउन में लिखेंगे। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। आई वॉन्ट टू गो नाउ, नाउ भी प्रीपोजिशन है। इसके बाद है दैट वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, नाउन, और डिफ़िकल्ट उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव में आएगा। ऑल्दो शी इज़ पुअर, शी इज़ हैप्पी। ऑल्दो ये क्या है, कंजक्शन से शो कर रहा है, ऑल्दो कंजक्शन को शो कर रहा है। और एवरीबडी वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द रूम, एवरीबडी नाउन है, ठीक है। तो इसके बाद आ रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू सिंधी। तो यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है और आपने इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत से बच्चों को उर्दू में जो है वर्ड समझ में नहीं आ रहे होते कि किस तरह से किया जाए, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। नॉलेज इज़ अ ग्रेट पावर, ठीक है। तो इल्म एक बड़ी ताकत है। नीदर अ थीफ कैन स्टील इट नॉर कैन अ रॉबर रॉब इट। ना कोई चोर इसे चुरा सकता है और ना ही कोई डाकू इसे छीन सकता है, ठीक। द पर्सन हु गेट्स नॉलेज इज़ वैल्यूड अ लॉट। और जिस शख्स के पास इल्म होता है उसकी बहुत कदर कीमत होती है। एट दिस टाइम यू हैव नो अदर प्री ऑक्यूपेशन दैन रीडिंग एंड राइटिंग इफ़ यू लॉस दिस अपॉर्चुनिटी। और इस वक्त आपके पास कोई और काम नहीं है सिवाय पढ़ने लिखने के, तो अगर आप ये मौका ज़ाया कर देंगे, यू वुड नेवर हैव इट अगेन। ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये दोबारा आप नहीं हासिल कर सकेंगे। यू शुड गेट नॉलेज, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। आपको इल्म हासिल करना चाहिए और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ट्रांसलेट करना होता है। अब इसी तरह इसमें दूसरा जो आपको दिया हुआ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे कि तंदुरुस्ती एक नेमत है, ठीक है। तंदुरुस्ती एक नेमत है। एज लॉन्ग एज अ मैन रिमेन्स हेल्दी ही डज़ नॉट रियलाइज द वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। और जब तक इंसान हेल्दी रहता है और जब तक इंसान तंदुरुस्त रहता है, उसे सेहत की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। एज ही फॉल्स इल द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इज़ नोन टू हिम। और जैसे ही वो बीमार पड़ता है तो उसे सेहत की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। अ हेल्दी मैन इंजॉयज़ ईटिंग। एक सेहतमंद शख्स जो है वो खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। अ मैन विद पुअर हेल्थ इंजॉयज़ नथिंग। और एक बीमार शख्स जो है वो किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं उठा सकता है। अ सिक मैन इज़ वेरी अलाइव। एक बीमार शख्स जिंदा लाश की तरह होता है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। हम सबको अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये तर्जुमा, ये ट्रांसलेशन जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दी है। कुछ बच्चों को इंग्लिश तो समझ में आती है, लेकिन उर्दू के अल्फाज का इंतखाब करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये भी एक करके बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे हैं, ऐसे आपको वर्ल्ड कप के बारे में, T20 वर्ल्ड कप, तो अगर किसी को क्रिकेट से दिलचस्पी है तो उस पर ऐसे लिख सकता है आसानी से। डेंगू वायरस के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फ्लड डिज़ास्टर इन पाकिस्तान, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ हिंट्स देने पड़ेंगे वाक़यात के। अच्छा, इसके अलावा यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन तो सबसे ज़्यादा आई थिंक आसान है आजकल के बच्चों के लिए, कि सभी को मोबाइल फ़ोन पसंद है और सभी मोबाइल फ़ोन लिए रहते हैं, तो ये इजी है। इसके अलावा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड माई एम्बिशन इन लाइफ इज़ वेरी ईजी, ये हर दफ़ा ही तकरीबन बच्चे याद करते ही हों। और अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपने लिखनी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप रिकन्सेशन के लिए, बहुत इजी इसमें दिया हुआ है।
और इससे मिलता जुलता भी आ सकता है। आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए तो बहुत ईजी होता है, आप किसी भी उस पर लिख सकते हैं। तो लेटर, इसके बाद है लेटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, तो लेटर का भी आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। इसमें कंप्लेन है, ब्रोकन कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी, ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है। और नेक्स्ट में आपको मोबाइल स्नैचिंग के बारे में कंप्लेन करनी है, ठीक है। इसके बाद रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, ये पैसेज आपने पढ़ना है और इसी से रिलेटेड ये सवालात आपको नीचे दिए हुए हैं, तो इनका आपने आंसर देना है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का पेपर, प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर इंग्लिश का फॉर क्लास 9, जो कि मैंने आपके सामने आपको इस पर हमने डिस्कशन किया और आपको जो मैं सॉल्व करके दे सकती थी आंसर भी आपको सारे मैंने बता दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।